आज हम मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के बारे में जानेंगे और इसके लिए हम किसी वेसल में एक मोनो एटॉमिक गैस कंसीडर करते हैं जिसमें कि n मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का मास m है और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स xyz और उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px py pz हैं। हर मॉलिक्यूल की एनर्जी E है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। अगर हम ये माने कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। यहाँ हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लिजिबल लेकर के चलेंगे, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी सब सेल्स में। फेज स्पेस की जो भी सेल्स हैं उनमें वो कांस्टेंट रहेगी और ये जो कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। जो वेसल हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें ये गैस रखी गई है उसकी जो दीवारें हैं वो नॉन पेनिट्रेबल हैं और हम मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उन सेल्स के लिए इनफाइनाइट है जिनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y, z सेल के बाहर होंगे और ऐसी सेल्स के लिए एनर्जी E बराबर है इनफाइनाइट और एक्सपोनेंशियल माइनस E ओवर KT बराबर है 0। और ऐसी सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 0 होगा और ये सेल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पॉइंट मास मान करके चलेंगे और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका नेचर ट्रांसलेटरी कंसीडर करेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ith सेल के लिए जिसमें कि मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स px, py और pz हैं वह होगी 1/2m px स्क्वेयर प्लस py स्क्वेयर प्लस pz स्क्वेयर और इसको हम लिख सकते हैं 1/2m pI स्क्वेयर। इस तरह से तो किसी स्पेसिफिक सेल के लिए हम लिख सकते हैं एनर्जी EI बराबर होगी pI स्क्वेयर बटे 2m। ये हमारी पहली इक्वेशन भी होगी। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? फिर पार्टीशन फंक्शन बनेगा आपका z बराबर है समेशन ओवर i एक्सपोनेंशियल माइनस pI स्क्वेयर बटे में 2m KT। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो ये जो समेशन है ये स्पेसिफिक सेल के लिए हो गया गैस की। अब हम क्या करते हैं, हम फेज स्पेस को डिवाइड कर लेते हैं सेम वॉल्यूम की सेल्स में। तो सेम वॉल्यूम की सेल्स में हम इसको डिवाइड करते हैं और वो वॉल्यूम क्या होगा, उस वॉल्यूम को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये
वॉल्यूम होगा आपका dx dy dz dpx dpy dz के बराबर। अब हम इक्वेशन 2 को 6 डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वॉल्यूम टॉ से डिवाइड कर देते हैं। तो उस केस में जो समेशन है उसको हम इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पार्टीशन फंक्शन z अब हो जाएगा 1/टॉ और इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस p² / 2m kt dx dy dz dpx dpy dpz। इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको हम, और इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर है 1/टॉ ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz और इंटीग्रेशन -∞ to +∞ एक्सपोनेंशियल ऑफ -px² / 2m kt dpx into -∞ to +∞ एक्सपोनेंशियल -py² / 2m kt dpy and integration -∞ to +∞ exponential -pz² / 2m kt dpz। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो जो ट्रिपल इंटीग्रल लिया है एक्स वाई जेड के लिए वो टोटल वॉल्यूम v के बराबर होगा और जो सॉल्यूशन होगा हर सिंगल इंटीग्रल का वो 2π mkt⁻½ के बराबर होगा। तो इस वजह से इक्वेशन 5 को अब हम लिख सकते हैं z बराबर है v/टॉ 2π mkt⁻³ तो ये हमें रिजल्ट यहां से पार्टीशन फंक्शन z के लिए मिल गया। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ith सेल में वो हैं ni बराबर n/z एक्सपोनेंशियल ऑफ -ei/kt। तो इसलिए ni हमारा हो गया इक्वेशन 7 में। इक्वेशन 6 को यूज कर लेते हैं तो ni बराबर हो गया n/टॉ / v 2π mkt⁻³ into exponential of -pi² / 2m kt। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। अगर हम ये मान लें कि जो ith सेल है फेज स्पेस में उसका जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइटेसिमल है, तो उस केस में
जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट में वो होंगे d⁻⁶n बराबर है n/v 2πm kT⁻³ एक्सपोनेंशियल माइनस p²/2m kt dx dy dz into dpx dpy dpz। इक्वेशन नंबर 9। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट में वो d⁻⁶n के बराबर है, क्योंकि ये 6 डिफरेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर इक्वेशन 9 को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू px, py और pz, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट में ऑफ ऑर्डिनरी स्पेस वो होगा d³ बराबर है n/v 2πm kT⁻³ 2πm kT⁻³ dx dy dz। और इसको हम लिख सकते हैं d³ बटे में dx dy dz, और ये बराबर हुआ n/v के। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यूनिट वॉल्यूम में ऑर्डिनरी स्पेस के वो कांस्टेंट है। पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वेसल के अंदर। और अगर हम मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं वेलोसिटी स्पेस में, तो फिर हम इक्वेशन 9 को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y, z, और लिमिट्स इस तरह से चूज करेंगे कि वो पूरा स्पेस जो कवर कर रही है गैस उसको इंक्लूड करे। और ये जो इंटेग्रल है ये हमारा टोटल वॉल्यूम v ऑफ द गैस उसके बराबर आता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं d³ बराबर है n 2πm kT⁻³ and exponential minus p²/2m kt dpx dpy dpz। और d³ बराबर है n m³ बटे में 2πm kT⁻³ and exponential minus mv²/2 kt dvx dvy dvz। और d³ बराबर है n m/2π kT⁻³ and exponential minus m
वी स्क्वेयर ओवर 2kt dvx dvy dvz। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 10। और ये वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि हमें काइनेटिक थ्योरी से मिलता है। अगर हम k को यहाँ पे एज्यूम करें कि वह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन अगर हम निकालना चाहें तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन f बराबर है u माइनस टी एस के, और ये बराबर होगा माइनस एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ z के। तो ये हम यहां से अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें पार्टीशन फंक्शन की, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो यह होगा f बराबर है माइनस एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टो प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई के टी ओवर m। और अगर हम df डिफरेंशियल निकालते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का, तो df बराबर होता है du माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं du माइनस डी क्यू माइनस एस डी टी के, और ये होगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के बराबर। इसको हम इक्वेशन नंबर 12 कह देते हैं। तो यहां से इक्वेशन नंबर 12 से हम P को लिख सकते हैं माइनस डी एफ ओवर डी वी कॉन्स्टेंट T, और दिस विल बी इक्वल टू एन के टी ओवर V, और इसको आप लिख सकते हैं एन आर टी ओवर V के बराबर। और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। यहां पे n इज ए मोल नंबर है, जो कैपिटल N है यहां पर, ये मोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी S बराबर है एन के नेचुरल लॉग ऑफ Z प्लस U ओवर T, और दिस विल बी इक्वल टू एन के नेचुरल लॉग ऑफ V प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई के टी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टो माइनस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ m प्लस 3/2 एन के, और दिस विल बी इक्वल टू
NK into natural log of V plus 3/2 natural log of T plus A। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं NR नेचुरल लॉग ऑफ V प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ T प्लस A। और फॉर 1 मोल एंट्रोपी S R natural log of V plus 3/2 R natural log of T plus R into A। ये इक्वेशन नंबर 12 हो गई थी, तो यहाँ हम इसको इक्वेशन नंबर 13 कह देते हैं। जबकि A तो उन टर्म्स का सम है, उसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है, जो कि V और T पे डिपेंड नहीं करती हैं। उन टर्म्स का जो सम है वो कैपिटल A के बराबर हमने यहां पे यूज किया है। व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस U will be equal to NK T square d by dt of natural log of Z, the partition function। इक्वेशन नंबर 14, ठीक है। लेकिन Z जो है आपका, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ V माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टॉ प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 पाई K ओवर M प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ T। सो द इंटरनल एनर्जी U विल बी इक्वल टू 3/2 NKT और 3/2 NRT। तो यहां पर इंटरनल एनर्जी पर मोल क्या होगी? सो इंटरनल एनर्जी पर मोल को हम U नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और U नॉट विल बी इक्वल टू U ओवर N। यहां पे इसको हमें कैपिटल N से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको आप यस, तो ये हमारी हो गई इंटरनल एनर्जी पर मोल, और ये होगी आपकी 3/2 RT के बराबर। So the molar specific heat at constant volume CV will be U naught over T at constant volume V, और ये हो जाएगी 3/2 R के बराबर। तो इस तरह से ये हमारा एग्रीमेंट में है विद द रिजल्ट, जो कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और काइनेटिक थ्योरी से हम निकालते हैं, वही हमें यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है।